नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहार में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। कहते हैं कि जब सुबह की शुरुआत होती है बहुत ख़ास होती है, क्योंकि इस वक्त हम सबसे ज़्यादा तरोताज़ा होते हैं। और जब मन तरोताज़ा होता है, मन शांत होता है, तो हम संपूर्ण रूप से अपने विवेक का इस्तेमाल कर पाते हैं। क्योंकि विवेक जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हर व्यक्तित्व के साथ। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो कृष्ण जो थे वो अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु थे, लेकिन अपने अपने विवेक से दोनों ने अपने अपने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इतिहास में रचित की हैं। जी हाँ, और सुबह की शुरुआत इस बात के साथ, इस सकारात्मकता के साथ होती है कि हम ईश्वर को याद करते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं और भजन से हम उनका सुमिरन करते हैं। तो चलिए, आज चूँकि गुरुवार है और भगवान विष्णु जी को ये दिन हम समर्पित करते हैं, और आज एक बहुत ही खूबसूरत से भजन के साथ अपने आज के कार्यक्रम, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं भजन। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, सियावर सियावर। कभी जा बसेंगे सरजू के तट पर, कभी जा बसेंगे सरजू के तट पर, कभी बास कमला किनारा करेंगे, कभी बास कमला किनारा करेंगे, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, सियावर सियावर। कहते हैं ना कि अच्छी बातें और अच्छे जो साथ होते हैं उनका सानिध्य जो है वो जीवन भर आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। और अच्छी अच्छी बातों के साथ हमेशा हमें कहते हैं कि एक साथ रहना चाहिए। तो चलिए, आज हम जानते हैं कि आज अनमोल वचन में क्या कुछ खास है। सेवा करो, पद और सम्मान की लालसा त्याग कर सेवा करो। कहते हैं जो कुछ करो सुव्यवस्थित करो या ना करें, इसका प्रत्युत दर्शन नित्य होता है। तो कहते हैं कि स्वच्छता ही सबसे बड़ी सेवा होती है। जी हाँ, और जब स्वच्छता के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। और हम बात करें अगर स्वच्छता की, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्वच्छता की बातें लोगों के बीच में प्रसारित की जा रही है, बताया जा रहा है, उसका दूरदर्शन, जी हाँ, पटना दूरदर्शन केंद्र भी इस स्वच्छता अभियान में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। 2 अक्टूबर से शुरू हुए स्वच्छता अभियान में आइए देखते हैं कुछ झलकियां कि किस तरीके से हमारे दूरदर्शन परिवार के जो लोग हैं किस तरीके से स्वच्छता में अपना सहयोग कर रहे हैं।
दूरदर्शन केंद्र पटना पिछले 17 तारीख से स्वच्छता ही सेवा की मुहिम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया और उसमें हम लोग लगे हुए ताकि लोग को जागरूक बना सकें। आज के इस अवसर पे यहाँ पे मेरीन ड्राइव पे जो स्वच्छता ही सेवा के तहत हम लोगों ने और यहाँ के हमारे स्टाफ ने और बाकी यहाँ जागरूक जनता ने जो सेवा की और सेवा करके यहाँ की तो थोड़ी बहुत गंदगी, यहाँ ज़्यादा गंदगी थी भी नहीं, लेकिन इसको थोड़ी बहुत गंदगी थी उसको भी सफाई किया। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आह्वान दिया गया स्वच्छता के ऊपर 2014 से चल रहा है, उसी के तहत इस महीने में एक विशेष अभियान स्वच्छता पे हम लोग चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और डीडी बिहार भी उसमें शामिल है। इसी के तहत यहाँ वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जो मॉन्यूमेंट है, जहाँ काफ़ी टूरिस्ट बाहर के भी फॉरेनर भी आते रहते हैं हमेशा, तो हम डीडी बिहार की पूरी टीम को यहाँ ला करके यहाँ पे हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों को जागरूक करने ताकि की कोशिश की कि भाई आप जागरूक रहेंगे। हर जगह यहाँ डस्टबिन है, इधर उधर नहीं कुछ फेंकने के लिए और उसको डस्टबिन का यूज करने के लिए। इसी तहत आज के दिन हम लोगों ने पूरे दिन इस स्वच्छता अभियान में सब डीडी बिहार की टीम ने सहयोग दिया। धन्यवाद। तो ये दूरदर्शन परिवार किस तरीके से स्वच्छता में अपना सहयोग कर रहा है और आप लोगों से भी अपील है कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। और अब हम रुख करते हैं अपने मेहमान की ओर। जी हाँ, बिहार बिहान का ये वो पड़ाव है जिसमें हम आपको अपने मेहमान से मिलवाते हैं और उनकी बहुत सारी जीवन से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातों से हम रूबरू होते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में कैसे मेहमान आमंत्रित हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग तो की, लेकिन बाद में उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया और उसके बाद लगातार सिर्फ अपने बिजनेस को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि बिहार में और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं या जो व्यापार के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका भी भरपूर सहयोग किया उन्होंने। आज हमारे साथ स्टूडियो में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं सुभाष कुमार पटवारी जी का, जो कि अध्यक्ष हैं बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपने इंजीनियरिंग की, बिजनेस में आए, ये सारी यात्राएं जो हैं आपके जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचने का अलग अलग माइलस्टोन्स रहे हैं। अगर मैं बात करूं शुरुआती दौर की, बचपन की मैं बात करूं, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो बदली, वो परिवेश कैसा था, उस परिवेश की अगर कोई रोचक बात हमारे सामने आप रखना चाहें तो बेशक आप रखें। वो बहुत रोचक तो नहीं बात है, सारा नॉर्मली भी था। स्कूलिंग भी यहाँ पर पटना कॉलेजिएट स्कूल से की है, इंटरमीडिएट की है कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, इंजीनियरिंग की बीआईटी मेसरा रांची से जी। उसके बाद से हम लोग लग गए अपने फैमिली बिजनेस में जी। पिताजी की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वो संभालना शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे सारे लोग प्रोग्रेस करते हैं, प्रोग्रेस करते करते आज हम लोग फतुहा में टीएमटी की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, टीएमटी बना रहे हैं, जो कि हम लोग के पूरे बिहार का भी उसमें रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं और कुछ यूपी भी हम लोग का रिक्वायरमेंट पूरा होता है जी। अच्छा, इंजीनियरिंग करके बिजनेस ज्वाइन किया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंजीनियरिंग करते हैं या हम ऐसा कोई वोकेशनल कोर्स करते हैं जिसमें कुछ हमें अलग जो है इंडस्ट्रियल नॉलेज हमें प्राप्त होता है, तो हम चाहते हैं कि हम एक नौकरी ले जिसमें अलग लगता है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर एक फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करना, ये कैसे संभव? हम लोग का तो फैमिली बिजनेस था, पिताजी शुरू से ही, हम तो बचपन से परिवार में बिजनेस देख रहे थे। बचपन में शुगर का होलसेल था, वो मेरे दादाजी देखते तो स्कूल से आते थे तो बुला लेते थे कि आ जाओ इधर बैठो। तो बिजनेस तो हम लोग के ब्लड में ही बिजनेस रहा। और उसके बाद इंजीनियरिंग भी करते, पढ़ाई भी करते थे, तो हम लोग के घर में ही आप समझ लो एक
जो घरेलू इकाई, होम यूनिट या जो भी फैक्ट्री नीचे थी, घर ऊपर था, अच्छा। जिसमें स्टेपल पिन, पेपर पिन ये सब बनाते थे, स्टेशनरी आइटम। तो वो ख़राब होती थी मशीनें, तो पिताजी उनमें रात में 10 बजे 11 बजे तक खुद ही लगे रहते थे बनाने के लिए। तो देखते देखते उनसे सीखते सीखते खुद हम लोग इंटरप्राइजिंग हो गए, और उसके बाद इंजीनियरिंग करके आया। मेरी कोई बहुत इच्छा नहीं थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं, जी। था दिमाग में कि भाई फैमिली बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं, किसी तरह ग्रेजुएशन कर लेंगे और बिजनेस करेंगे। पिताजी ने जब मैट्रिक की उसके बाद कहा कि बेटा इंजीनियरिंग का कंपटीशन दो और पढ़ाई। बोले छोड़िए ना, बिजनेस करते हैं। बोले नहीं, पैसा आज है कल रहेगा, नहीं रहेगा, क्या करोगे? पढ़ोगे तो तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी, खुद तुम कहीं भी कमा खा सकते हो। तो उन्होंने मोटिवेट किया, इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट दिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग। और उसका इंजीनियरिंग का हमको अपने जीवन में बहुत एडवांटेज मिला। हर चीज़ टेक्निकल कुछ भी हो, वो समझने में बड़ी आसानी होती है। दूसरे को समझने में जो समय लगेगा, उससे 10-5% समय में ही उस चीज़ के बारे में समझ में आ जाता है। पूरा माइंड बहुत ब्रॉड हो जाता है एजुकेशन से। ये बहुत अच्छी सीख, और साथ ही साथ जो दूरदर्शिता अनुभव के साथ आती है, वो कितनी बहुत ही आसानी से, बहुत ही सामान्य तरीके से आपको बताया गया। और जैसा आपने बताया कि कुछ भी ज़ाया नहीं होता है, हम जो भी पढ़ते, सीखते, समझते या अनुभव करते हैं, कुछ भी ज़ाया नहीं होता वो है। एडवांटेज बहुत मिलता है उसका लाइफ में। जी। लेकिन अगर मैं बात करूं, जिस दौर में आपने बिजनेस शुरू किया, आपने कहा कि आपने बचपन से ही बाजार देखा, क्योंकि व्यापार मतलब बाजार होता है। उस वक्त का बाजार और अभी की अगर हम बाजार की बात करें, तो क्या आप देखते हैं कैसे उस चीज़ को हम ब्रिज कर सकते हैं, या क्या गैप आपको नज़र आता है, या क्या बदलाव नज़र आता है? गैप तो इतना हो गया है कि पहले तो जो भी खरीदारी होती थी, खुद ही लोग जाके दुकानों में खरीदते थे। अब तो लगता है कि सारा बाजार ही जो है वो एक मोबाइल के जरिए लोग कर लेना चाहते हैं। लोकल भी कुछ सामान लेना है, मेडिसिन भी पहले या सब्जी भी लेनी रहती थी, बचपन में हम लोग देखे कि खुद ही जाके लेके आते थे। दवा लेनी है तो वो खुद ही लेके आते थे। अब तो दवा लेनी है तो फ़ोन कर दो, वो दवा दे जाएगा। तो चेंजेस तो इस तरह का आ गया है कि लोगों को सुविधा ज़्यादा चाहिए। पहले लोग सुविधा के लिए उतना परेशान नहीं रहते थे, पहले खुद ही खुद का काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। जी, ये बदलाव तो आया है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पे शब्द यूज़ किया कि लोकल। क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो कई दुकानें ऐसी होती हैं, कई ऐसे ठेले वाले, कई सड़क किनारे फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, वो अपने जीवन यापन के लिए, उनका वो जरिया ही वही होता है जीवन यापन के लिए। खासकर मैं अगर बात करूं पर्व त्योहारों की, तो उसमें वो एक अलग उत्साह के साथ बाजार लगाते हैं, क्योंकि उन्हें आशा होती है कि उनके सामान जो है वो अच्छे दामों पे बिक जाएंगे और ज़्यादा भी बिकेंगे। अगर मैं बात करूं लोकल की, क्योंकि हम लगातार ये बात कही भी जा रही है कि वोकल फॉर लोकल, तो और त्योहार साथ में, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या लोगों से आप कहना चाहेंगे? एक तो क्या है कि हम तो ये देख रहे हैं कि दिवाली का पर्व जो है उसमें लोकल उत्पादों का उपयोग कम होता जा रहा है। सारा चाइना से बना हुआ सामान लोग ला के इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है। उससे जो हम लोग का सैंक्टिटी है दीपावली पर्व का, दीप जलाना, जिससे कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जो सफाई हो जाती है जो बारिश में आते हैं, वो हो नहीं पाती है। खाली लगा लिए चाइनीज़ लाइट और दीपावली मना लिए। और लेकिन इसके एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी आप चले जाइए अपने छठ पर्व में, इसमें जितना लोकल उत्पादों का हम लोग उपयोग करते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी फेस्टिवल में वो बराबरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल, हर चीज़ लोकल है। सूप है तो लोकल है, दौरा है तो लोकल है, फल है तो लोकल है, मिट्टी के चूल्हे हैं, मिट्टी का चूल्हा है। अच्छा, खाना भी पकाते हैं तो प्रसाद भी बनाते हैं, लकड़ी जला के बनाते हैं। तो इससे ज़्यादा लोकल का
कोई हम लोग एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, और हम लोग को तो चाहिए कि हम लोग छठ पर्व में लोकल उत्पादों की उपयोगिता का पूरा प्रचार प्रसार सारे देश में करें, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि वो भी जो अपना रीजनल पर्व त्यौहार मनाते हैं वहाँ लोकल उत्पादों की महत्ता महसूस करें और उनका उपयोग करें। जी, और इस तरीके से हम, मुझे लगता है कि आपके जो लोकल उत्पाद है उसे एक पहचान मिलती है राज्य स्तर पर, हाँ। देश के स्तर पर, वैश्विक स्तर पे भी एक पहचान स्थापित करते पूरी हैं। पूरी आज छठ जो है, छठ का महानता तो जो है आज पूरे हिंदुस्तान में है। बिल्कुल, बिल्कुल। विदेशों में भी होने लग गई है, लोग विदेशों में भी छठ के प्रति इंटरेस्ट लेने लगे हैं। जो वहाँ के जो लोकल नागरिक है जी, विदेशों जी, के भी, वो भी छठ के प्रति इंटरेस्टेड होने लगे कि भाई क्या पर्व है, किस तरह इतनी मेहनत से और इतना जी, फास्टिंग। हमारे छठ की महानता तो इतनी है कि मुझे लगता है कि अब विश्व के लगभग 90% देश में जहां हिंदुस्तानी है वहां हम उगते और डूबते सूर्य को एकदम। प्रणाम करते हैं। हाँ। अगर मैं बात करूं, चूंकि आप एक ऐसे पद पे हैं, अध्यक्ष हैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जिम्मेदारी के साथ। अभी पर्व त्योहार में सबसे जो एक चीज़ सामने निकल करके आती है वो मिलावट, एडल्ट्रेशन की जो बात आती है, जो बहुत बेसिक उत्पाद में आता है। कई बार हम जो पूजा में घी का इस्तेमाल करते हैं, पता चलता है कि उसमें एडल्ट्रेशन है। हम जो सात्विक भोजन के लिए जिस हम तेल का इस्तेमाल करते हैं उसमें एडल्ट्रेशन है। तो आपकी भूमिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इन चीज़ों पे हम चेक पॉइंट्स लगाएं, बैरियर्स लगाएं, ताकि ये चीज़ें जो है बाजार तक ना पहुँचे या शुरू ही ना हो, बने ही ना। क्या आप इस पे कहेंगे? इसमें तो जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना रहे हैं उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई किए बिना गुजारा नहीं है। बीच में जानकारी में भी आई थी कि छठ में कुछ लोग डुप्लीकेट घी वगैरह बाजार में बेच रहे थे, लेकिन एक दो व्यापारियों से बात भी हुई, बोले कि पाप लगेगा, हम तो ये काम नहीं कर सकते। ये तो आदमी का अपना मोरल है कि वो डुप्लीकेट उत्पादों को बाजार में नहीं बेचे। सरकार कितनी कड़ाई करेगी लेकिन रोकना बड़ा मुश्किल है। मॉरल पुलिसिंग जो टर्म है, मुझे लगता है जो शब्द है मोरल से ही बहुत कि हमको अपने ये काम नहीं करना है, ये हम अपने मोरल के खिलाफ जा रहे हैं, तभी इस तरह का नकली उत्पाद से आजकल तो रोजाना देखते हैं कि दूध भी नकली बनने लगे, घी नकली है ही, तेल भी नकली है। हमें सावधानी बरतनी होगी। जैसे आपने कहा कि लोकल, तो हम अगर लोकल की तरफ बढ़ेंगे, हमारे लोकल जो किसान हैं या जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं, अगर उन्हें बल मिलेगा, उनके पास संसाधन आएंगे, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएंगी अपने आप। बिल्कुल सही बोल रहे, जैसे तेल है, लोकल यदि जो तेल बनाने वाले हैं, जो बोलते कोल्हू वाले या सरसों का तेल पेरने वाले, उनसे सरसों का तेल लें तो लोकल भी ले रहे हैं, वो प्रोमोट भी हो रहा है, उस तरह के और भी लोग आएंगे। बिल्कुल, बेशक सर, बेशक। इसी तरह से यदि घी भी लोकल लेना शुरू कर दे किसानों से, वो अपना गाय भी अधिक पालना शुरू करेंगे, गाय भैंस, और वो घी निकाल के देंगे, तो एक तो हम लोग को मिलावट से भी छूट मिलेगी और अच्छे सामान भी मिलेंगे, और उन लोगों का प्रोत्साहन भी होगा जो छोटे छोटे लोग जो है गृह उद्योग जो शुरू कर सकते हैं, तेल का, घी का, उनको एक बढ़ावा भी मिलेगा। ये हम लोग को इस पर एक बनाना होगा अपना मन कि हम लोग को लोकल जो बनाते उन्हीं से हम लोग घी और सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं, चूँकि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे बिहार में काम कर रहा है, छोटे बड़े हर उद्योगपति या जो बिजनेस में आना चाहते हैं उनको बल प्रदान करता है, प्रोत्साहित करता है। अगर मैं बात करूं चैरिटी की, तो आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे समाज का उत्थान हो और सब साथ में हंसते मुस्कुराते रहें? हम लोग तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग के यहाँ पिछले 10-12 साल से स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जो समाज के गरीब तबके के बच्चे बच्चियां हैं उन लोगों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं जी। एक तो सिलाई कढ़ाई की, एक ब्यूटिशियन कोर्स की, इसके बाद कंप्यूटर के बेसिक ट्रेनिंग की। तो ये सब जो है, जिससे वहाँ से अभी तक कम से कम 7-8 हज़ार बच्चे निकले होंगे सीख के, या ज़्यादा ही, हम तो गिनती याद नहीं है, 15-20 हज़ार बच्चे भी कम से कम होंगे
तो वो सारे अपना वहाँ से स्किल डेवलपमेंट करवा के उन लोगों को समाज की धारा में छोड़ देते। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि सिलाई कढ़ाई सीख गई, उनको सिलाई मशीन भी दिलवा दी गई, और बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह में वो वहाँ पर जाके लोगों के घर का भी काम कर देती है, घर पे भी काम करती है, कुछ अपना भी कर लिया, कुछ ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर वगैरह भी खोल के अपना छोटे स्तर पे जैसे जो अपना उनका बजट है या जिस तरह की उनकी पास फंड की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से वो लोग सेल्फ रिलायंस होते जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम विकसित राज्य और विकसित देश की बात करते हैं तो सबका सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी चूंकि स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, अगर मैं बात करूँ हमारे पर्व त्योहारों की तो उसमें भी ये निहित है, छठ महापर्व जो हम करते हैं उसमें भी ये निहित है कि सफाई, स्वच्छता और सात्विकता जो है वो बनी रहे। आप व्यापारियों की तरफ से क्या स्वच्छता में कुछ किया जा रहा है या क्या आप नए प्रयास आप लाने वाले हैं? हम लोग तो अभी पब्लिसिटी कर रहे हैं, एक सेग्रीगेशन की जो कचरा निकल रहा है उसको सेग्रीगेट कीजिए, इस पर एक कार्यक्रम भी हुआ था जी। और हम लोगों ने भी अपने व्यापारियों को इसका प्रचार करने के लिए सबको अपील की है। बहुत सारे व्यापारियों ने अपने यहाँ पोस्टर भी, बैनर भी छोटे छोटे लगाए कि आप कचरा सेग्रीगेट करके ही रखें, और जागरूकता आ रही है, सफाई हो रही है, पहले से स्वच्छता नज़र आने लगी है और धीरे धीरे और जागरूकता आएगी। जी हाँ, ये जो स्वच्छता है अब धीरे धीरे लोगों के स्वभाव में आ रही है। हमारे संस्कार में तो थे लेकिन अब धीरे धीरे इसको स्वभाव में भी लाया जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव हमें देखने को मिलता है जब सब एक साथ आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि आप सारे व्यापारियों को लेकर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत अहम सवाल, जो नए व्यापारी हैं, व्यापार करना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में करें, अगर सही शुरुआत करते हैं तो जाहिर तौर पर वो अपने लक्ष्य में अच्छा करेंगे, जो उनका लक्ष्य है वो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बिल्कुल कामयाब होंगे। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, चूंकि अनुभव भी है आपके पास, आप अध्यक्ष भी हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, उनका मार्गदर्शन आप किस प्रकार करना चाहेंगे? किसी भी चीज में सफलता के लिए डिटर्मिनेशन जरूरी है जी। आधे मन से किसी काम में लगेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बेशक उनको जिसमें भी उनको इंटरेस्ट हो, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में वो डिटरमिन्ड होके यदि लग जाएंगे कि हमको तो इसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो उनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक ही तरह के कारोबार में अब देखेंगे, एक तरह का कारोबार 20 आदमी कर रहे हैं, उसमें 1-2 सफल हो रहे हैं, 4 सफल हो रहे हैं, बाकी 12 बीच में रह गए, 2-4 गड़बड़ा गए। तो सारा डिटर्मिनेशन का इसमें ताकत है। मतलब आपकी जो सोच है, आपकी जो प्रतिबद्धता है अपने लक्ष्य के प्रति, वो सबसे ज्यादा मायने, वो सबसे ज्यादा है। चलिए, ये तो बातें हो गई कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं, लेकिन एक बहुत अहम जो बात होती है व्यापारियों के लिए, वो ये होती है कि जो उनके ग्राहक हैं या जो जनता जनार्दन है, उनसे क्या चाहिए आपको, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? लोकल व्यापारी तो आजकल जो कस्टमर है उनसे यही चाहते हैं कि वो लोकली हमारा ही उत्पाद, हम ही से सामान लेके मेरा व्यापार चले। आजकल आधे से ज़्यादा व्यापारी तो इसलिए परेशान है कि सारे ऑनलाइन परचेजिंग करने में लग गए हैं और उन लोगों को माल बेचने में तकलीफ होती है जी। और एक माइंडसेट ऑनलाइन वालों ने ऐसा कर दिया है कि इस तरह का लुभावना डिस्काउंट और एडवर्टीजमेंट देते हैं कि लोग मिसगाइडेड होकर जो ज़रूरत नहीं है वो भी खरीदते हैं और गलत सामान भी मंगा लेते हैं जी। और बाज़ार में उनको वही सामान उसी कीमत पे या उससे कम कीमत पे मिलेगा, और ये ऑनलाइन वाले एडवर्टीजमेंट से मिसगाइडेड हो रहे हैं। तो हम तो लोगों से अपील करेंगे कि कम से कम जो परचेजिंग करते हैं लोकल बाज़ार में भी एक बार देख ले ऑनलाइन में लेने से पहले और कंपेयर कर ले, तो जिससे कम से कम लोकल व्यापारियों के मन में जो कष्ट है कि हम लोग से माल नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, वो उन लोगों को कम से कम
ये होगा कि भाई हमारे पास आ रहे हैं, ले रहे हैं, यदि उनको ये लगेगा हमारे प्रोडक्ट में प्राइस की या ये दिक्कत है, तो वो कम से कम सप्लायर से लड़ सकते हैं। बिल्कुल, उन तक सही जानकारी या जानकारी। जो लोग हैं, हाँ। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हम सब साथ में मिलकर के अपना अपना विकास कर सकते हैं, जी। या हम सामूहिक रूप से अपने समाज, राज्य, देश का विकास कर सकते जो हैं। भी जी, बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत के लिए, इतनी बढ़िया से समझाने के लिए चीज़ों को, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको एक मौका दिया कि मैं अपने मन के विचार रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनसे। आज हमारे साथ स्टूडियो में वरीय चिकित्सक डॉक्टर सलील कुमार शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि वरीय चिकित्सक हैं। आपको बता दें इनके बारे में कि प्रोफेसर एंड HOD हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ENT डिपार्टमेंट बेतिया में। जी हाँ, और हाँ, चलिए तो इनके ऊपर एक छोटी सी, हाँ जी हाँ, एक छोटी सी झलकी इनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हमने बताई है, तो चलिए उससे पहले देखते हैं। जी हाँ, तो हमारे साथ डॉक्टर सलील कुमार शर्मा जी। जी हाँ, कुछ यादगार तस्वीरें हैं उनके मरीजों के साथ, उनके स्टाफ के साथ में, उनके जो कॉलेज में उनके साथ काम करते थे उनके साथ, और कई कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी हैं, सेमिनार की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर एंड HOD है ENT डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में, और PMCH में भी, और इनके व्याख्यान भी कई सेमिनार में लोगों को लाभान्वित करते रहे हैं। तो चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। एक लंबा सफ़र आपने यहाँ तक तय किया है, जिसमें कई ऐसे जो मरीज आए होंगे हंसते मुस्कुराते आपके क्लिनिक से बाहर गए होंगे, आपके चेंबर से बाहर गए होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आपने अपने अनुभव से बहुत कुछ सिखाया होगा किताबी ज्ञान के इतर, कई ऐसे साथ में सहकर्मी रहे होंगे जिनको आपने बहुत कुछ बताया होगा अपने जीवन अनुभव से। मैं अगर बात करूं आपके बचपन की, आपके जीवन की शुरुआती दौर की, तो पढ़ाई लिखाई और कैसे डॉक्टर बनना संभव हुआ, इन चीज़ों के बारे में आप हमें बताएं। जी धन्यवाद। अब अभी आपने बात की थी कि सफ़र, शुरुआती सफ़र, तो सफ़र काफ़ी घुमावदार और मुश्किल थे। मेरा बचपन ये समस्तीपुर ज़िला में एक गांव में मेरा जन्म हुआ था, और वहीं से प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद से मैं वहाँ 10 साल तक रहा। 10 साल तक, क्लास 4 तक मैं वहीं रहा और वहीं पढ़ा, गांव में ही, गांव के स्कूल में। फिर किसी वजह से मेरा फादर का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, फिर मैं वहाँ चला गया क्लास 4 में दिल्ली में, और फिर मैंने वहाँ एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल है सरोजनी नगर, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, और फिर वहीं से हायर सेकेंडरी CBSE से किया। और फिर जैसे ही मैंने वो CBSE किया कि मेरे फादर का फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो गया पटना में, तो फिर मुझे पटना आना पड़ा, और फिर मैंने साइंस कॉलेज ज्वाइन किया, और फिर वहाँ से फिर मैंने कंपटीशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया बिहार मेडिकल टेस्ट में, मैंने क्लियर किया, और फिर वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा पोजीशन था 21, एंड देन आई गॉट पटना मेडिकल कॉलेज। तो मैंने पटना मेडिकल कॉलेज से ही MBBS किया, और फिर उसके बाद से मैं इंटर्नशिप के बाद मैं जूनियर रेजिडेंसी करने मैं दिल्ली एम्स चला गया। फर्स्ट ईयर जूनियर रेजिडेंसी मैंने दिल्ली में किया। फिर वहाँ मैंने एक सोच देखा, वहाँ के लोग बड़े डेडिकेटेड हुआ करते थे, वहाँ के डॉक्टर बहुत ही डेडिकेटेड होते थे, एकदम मन लगा के काम करते थे, और वो सोच जो डेवलप मुझे वहाँ हुई वो चीज़ हमें बिहार में नहीं मिलता था, ये कमी थी। और बहुत डेडिकेटेड 24 घंटे वो काम करते रहते, काम करते करते ही वहाँ सो जाते थे। तो मैं पहले बहुत चकित हो गया, मैंने कहा इतना काम क्यों कर रहे हैं यार, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ प्रैक्टिस भी नहीं है, ये कितना, जैसे हमारे सीनियर्स होते थे, प्रोफेसर थे, बहुत काम करते थे, 9 बजे आते थे, वो 4 बजे उनको चले जाना होता था, लेकिन वो करते रहते थे, 8 बजे तक काम करते रहते थे। तो मुझे लगा इतना क्यों काम करते हैं, मुझे समझ नहीं थी। लेकिन उनका काम उनका जीवन ही था,
उसमें ही उनको आनंद मिलता था, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता था। उनका सेवा का जो रियल जो हैप्पीनेस है, जो रियल जो फीलिंग है, उनको उनको काम में ही मिलता था। पेशेंट के खुशी में भी उनको खुशी मिलती थी। तो ये बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए वो दौर। वहाँ मैंने 2 साल तक काम किया और मैंने सीखा कि पेशेंट के साथ कैसे बात की जाती है, और ये वहाँ उस जगह ने मुझे सिखाया। एम्स नई दिल्ली ने मुझे सिखाया। फिर मैं यहाँ आ गया और फिर मैं यहाँ रेजिडेंसी किया मैंने पीएमसीएच में ही। फिर यहाँ एसोसिएट एचओडी भी यहाँ बना। फिर प्रोफेसर में मेरा बिल्कुल। ट्रांसफर तो फिर उसके बाद की लगातार आप कह सकते हैं कि मतलब यात्रा जो है लगातार चलती रही और आज आप हमारे समक्ष यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं। अगर मैं बात करूँ आपके शौक की, क्योंकि ये आपने पूरा जो बताया, पढ़ाई, आपका करियर, डॉक्टर बनना और बाकी जो अनुभव आपको इस रास्ते में मिलते गए, शौक क्या रहे आपके? क्या करना अभी तक आपको बहुत पसंद है? देखिए, शुरुआती दौर में तो हमें सिखाया गया था कि शौक नहीं रखना है, किसी तरह का शौक नहीं रखना है, खाली पढ़ते जाना है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। लेकिन फिर मैंने कहा आपको कि दिल्ली ऐसी MBBS के दौरान ही मैंने देखा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, सीखा मैंने वहाँ से। और मैं एक बार कॉलेज क्रिकेट टीम में भी चला गया, वहीं से शुरुआत की थी और वहाँ मैं कॉलेज टीम में भी चला गया। और फिर मैंने दौड़ना शुरू किया, तो वहाँ भी मैंने कॉलेज के लिए दौड़ा, अपने टीम में दौड़ा, अपने क्लास के लिए दौड़ा और मैं फर्स्ट प्राइज़ लिया मैंने। और हम लोग रिले रेस करते थे, 3 लेगेड रेस करते थे, और फिर 3 साल तक मैं फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला। फिर मैंने वहाँ एक हम लोग का ड्रामा सोसाइटी हुआ, LKP ललित कला परिषद। तो वहाँ पे हुआ कि अब ड्रामा करना है, तो पहली बार स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग ड्रामा, लोग कहे हम करेंगे, हमने किया। और आपको आश्चर्य लगेगा कि बस लोगों ने, लड़कियां सेलेक्ट कर रही थी, तो उन्होंने सेलेक्ट किया और फिर मेरा नॉमिनेट किया बेस्ट एक्टर का। और किसी वजह से नहीं, मेरा सेकंड हो गया मैं, लेकिन मेरा बहुत लोगों ने उसमें उसका दूसरा चीज़ है। तो पहली बार आप एक्टिंग कर रहे हैं और पहली बार ही आपको बेस्ट एक्टर, ऑलमोस्ट बेस्ट एक्टर मिल रहा है, तो बड़ा सक्सेस मुझे मिला। मैंने कभी शौक में मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था और कमेंट्री सुनना बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट था और गाने सुनना, मुकेश के गाने सुनना अच्छा लगता था। फिर ट्रैवलिंग भी मुझे अच्छा लगता था। जी, आपने यहाँ पे कहा कि गाने सुनना आपको अच्छा लगता है, क्या 2 लाइन आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए गुनगुना सकते हैं? हुई माँ ये क्या हो गया, प्यार की गली में दिल खो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं मैं, दिल ना ढूंढा जाए, हुई माँ दिल ना ढूंढा जाए। क्या बात है, बहुत 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 शानदार। मुझे लगता है कि अगर आप गायकी में भी अगर आगे बढ़ते नहीं, आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं 3rd ईयर में क्लास में बैठा हुआ था, ऐसे गुनगुना रहा था, कुछ गाने गुनगुना था। मैं जैसे मैंने कहा कि ड्रामा में एंट्री नहीं मिली थी और क्लास में LKP में भी गाने में दूसरे लोग जाते थे, लेकिन मैंने वहाँ पे हम लोगों में लड़कियाँ और लड़के ज़्यादा बात नहीं करते उस दौर में, वो 70 के दशक के अंतिम दौर में था। तो एक लड़की आई, बोली अरे तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तुम गाती क्यों नहीं हो? मैंने, ये बहुत हिम्मत की बात थी कि किसी लड़की की तारीफ़ कर दे। उस दौर में लड़कियां नहीं करती थी, डरती थी कि भाई लोग क्या कहेंगे। उसने कहा तुम तो गाते नहीं हो, क्यों नहीं गाते हो? तो फिर मुझे लगा कि हाँ मैं गा सकता हूँ। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा गाना भी सुना। तो वो जामवंत की भूमिका में आपके जीवन में। चलिए, ये बहुत ही रोचक आपका दौर रहा, आपका सफ़र रहा, कॉलेज का जो रहा। अगर मैं बात करूँ, चूँकि आप ENT के डॉक्टर हैं, जी। और जब मौसम बदलता है, मौसम परिवर्तित होता है, तो सबसे ज़्यादा हमें जो परेशानी होती है, गले में खिंच की परेशानी होती है, सर्दी हो जाती है हमें, कान में कभी कभी सर्दी की वजह से सनसनाहट होती है। बिल्कुल। तो बदलता जो मौसम है उसमें हम अपना ख्याल कैसे रखें, हम इससे ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जिन लोगों को
एलर्जी की समस्या रहती है, जिन लोगों को एलर्जी की समस्या रहती है उनको बदलते मौसम में ये परेशानियां होगी, नाक की, गले की और कान की परेशानियां होगी, क्योंकि उसमें धूलकण, उसमें पॉलेंस, उसमें डस्ट और उसमें उसके अंदर सर्दी, मौसम की सर्दी का प्रभाव रहता है। और ये लोग एक एंटीजन की तरह काम करते हैं और फिर ट्रिगर करते हैं और आपको छींक आ सकता है, आपको नेजल डिस्चार्ज आ सकता है और आपको नाक बंद हो सकता है और गले में खराश हो सकती है। तो परेशानी तो आप उसकी दवाइयाँ हैं, वो दवाई एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेनी पड़ती है और अपने आप को बचाना होता है, जीवन शैली में बदलाव लाना होता है और यही सब कुछ करना है आपको। जी चलिए, तो मौसम जो बदल रहा है वो है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस समय की, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, सब लोगों के घरों में साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है, जो धूल के कण हैं, क्योंकि जो दीवारों को हम पेंट करते हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसे एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों की, हम उससे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें है कि जो पुरानी वस्तुएं जो हैं जिसमें धूल जमी हुई है उसको ना छेड़ें, पहली बात तो ये है। दूसरा कि ठंडी वस्तुएं ना खाएं, जैसे फ्रिज की चीज़ें नहीं खाना है और ठंडा पानी नहीं पीना है, और आप बाहर से आते हैं तो तुरंत फ्रिज खोल के ठंडा पानी नहीं पीना है, मैंने टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पहले सुस्ता लें फिर चीज़ें वो खाएं, और ओवर ईटिंग नहीं करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं जिसमें धूलकण वगैरह जमा होता है, और अपने आप को बचाव में रखें। जैसे सवेरे आप अगर उठती हैं या उठते हैं तो फिर वो तुरंत बाहर की तरफ ना जाएं, थोड़ा अपने आप के शरीर को एक्लेमेटाइज करें, अपने आप को थोड़ा सा यूज टू करें, तब बाहर निकलें। ये छोटी छोटी बातें मुझे लगता है कि लोगों को स्वस्थ रखने में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। बिल्कुल, जीवन शैली में थोड़ा सा हेल्दी जीवन शैली को अपनाएं। ये तो सामान्य जो लोग होते हैं वो, लेकिन कुछ लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, अगर वो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अगर सड़क पे खड़े रह जाते हैं तो उनको हेडेक भी हो जाता है कई बार उस एलर्जी से, या उनको नाक में बहुत तेज़ इरिटेशन होता है, पानी पीने में कई बार उनको दिक्कत होती है। जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो मास्क यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाहर निकल रहे हैं तो मास्क, नेजल मास्क यूज कर सकते हैं, और दवाइयाँ अपने साथ रखें। जैसे अटैक हो गया तो दवा, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, उसको वो ये क्रॉनिक बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, उसी तरह से क्रॉनिक बीमारी है। तो एलर्जी को बिल्कुल एकदम कंप्लीट रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ जिया जा सकता है अच्छे से। तो आपको जीना है उसके साथ, एक्सेप्ट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल इस्तेमाल, साफ सुथरा रहे, वातावरण डेली क्लीनिंग रहे, और पर्दे क्लीन रहें, पर्दे में डस्ट ना जमे, यही सब करना है, ठीक से रहना है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हम जो घर में साफ़ सफाई के लिए जो वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, जो पोछा लगाने के लिए हम जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम एसी चलाते हैं तो वो जो पार्टिकल्स है आपके हवा में मिक्स होकर के आप तक पहुंचता है, आपके लंग्स तक नाक के द्वारा जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें बरतनी चाहिए? प्रिकॉशन तो कोई खास नया नहीं है। प्रिकॉशन तो है, बाहर आप जाते हैं तो मास्क रहें, घर में रहें, घर के वातावरण को स्वच्छ रहे, और डस्ट मुक्त रहना चाहिए, डस्ट नहीं रहना चाहिए। तो उसमें यह है कि सुबह ही सब सारा कुछ कोई दूसरा आदमी, आपको नहीं करना है साफ, और दूसरे लोग कोई है आपके जो कलीग हैं या आपके कोई हेल्पर्स हैं उनसे साफ़ करवाएं। और जो पर्दे वगैरह कपड़े हैं जो पुराने वो करते हैं, जैसे अभी जो है ना आप सर्दी के कपड़े निकालेंगे तो वो आप ना निकालें, जिनको एलर्जी रहता है उनको निकालना नहीं है। फिर या फिर ऐसा अगर निकालना भी है तो पहले एंटी एलर्जिक दवाई खा लें और फिर उसको छेड़छाड़ करें। या आप 1 महीने में पर्दे को झाड़ती हैं, साफ़ करती हैं, तो आप उस समय आप एंटी एलर्जिक दवा खा लें, उसके 1 घंटा बाद शुरुआत करें। जी हाँ, मतलब छोटी छोटी सावधानियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मौसम तो है, चलिए मौसम बदल रहा है, इसमें परेशानी होती है, लेकिन ये तो छोटी मोटी चीज़ें है कि नाक, कान और गला, ये तीनों कनेक्टेड है जी। तो अगर एक में गले में स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि इरिटेशन है तो कान में भी इरिटेशन है, फिर नाक में भी है, स्नीजिंग हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और वही डिस्चार्ज पीछे गले में भी आ रहा है, लगता है कुछ फंसा हुआ है, फिर कान में भी लग रहा है
कान भी ऐसे ऐसे आप नोच रहे हैं, गला भी नोच रहे हैं, तो तीनों कनेक्टेड है। तो तीनों में इन्फ्लेमेशन चला है। एलर्जिक जो म्यूकोसा है वो एक ही है तीनों में का। अच्छा। तो आप लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है, मतलब गले में अगर हमें हाँ, हम खराश हो समझते रही है, अलग-अलग बीमारी तो हो लगता गया है है। कि कान में अगर हमें इचिंग हो रही है तो हम क्या करते हैं, फिर कान साफ करने लग जाते हैं कि भाई लगता है कि कुछ कान में फंस गया है, गंदगी है, हम साफ करने लग जाते हैं। इसमें हम कई बार अपने कान को डैमेज भी कर हाँ, लेते हैं। इंजरी हो जाती है। हाँ, इंजरी हो जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे और किन बातों का ध्यान रखना है? कई बार कान में अगर गंदगी होती है, लगता है कुछ चला गया है, तो खुद निकालने लग जाते हैं। इसमें आप लोगों से क्या कहेंगे? क्योंकि नहीं, कान तो एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है बहुत ज़्यादा, और हियरिंग का है, उसमें पर्दा है जो बहुत कोमल है और बहुत डेलिकेट है और कोमल है। तो आपको अपने आप निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ा भारी हो रहा है, सुनाई कम दे रहा है और इचिंग कर रहा है, तो आप डॉक्टर से मिलें। आप गांधी मैदान न चले जाएं और वो आपको देखेगा। अगर इम्पैक्टेड है तो वो ड्रॉप देगा, उसको निकाल देगा, या फिर अगर वैसे ही है तो वैसे ही निकाल देगा तुरंत, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, वो विजुलाइज कर सकता है, उसके पास सक्शन मशीन है, उसके पास प्रोब है, उसके पास हेडलाइट है जी, सबसे और बड़ी उसके चीज़ पास कि- एक्सपीरियंस है। हाँ, सबसे बड़े प्रोफेशनल हैं जो हाँ, आपकी आपने बात experience है कही, उसके एक्सपीरियंस है पास, प्लस हाँ। प्रोफेशनल है। अगर मैं बात करूं आपसे कि आप जो है, आप तक जो मरीज आते हैं वो कई तरह की परेशानी आप तक लेके आते होंगे, लेकिन आपने कहा कि छोटी छोटी बातें जिन पर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि संदेश क्या होगा आपका जनता के लिए, जो लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? पहला ये है कि कान, नाक, गला जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, और इसमें कुछ इमरजेंसी भी है, जैसे नाक से खून बहना, और कान में कोई फॉरेन बॉडी या मुंह में कोई फॉरेन बॉडी चला गया, सिक्का चला गया है, बच्चे कान में कुछ मोती डाल देते हैं, ये बहुत डिस्क्वाइटनिंग और घबरा देने वाला इंसिडेंस होता है। उसमें घबराएं नहीं और डॉक्टर्स के पास जाएं, वो आपका इलाज करेगा। वो नाक से खून बहना या कान में कोई फॉरेन बॉडी, कोई चीज़ चला गया हो तो अपने आप निकालने की कोशिश नहीं करें, अपने आप इंटरवेंशन नहीं करें, और जो डॉक्टर ENT सर्जन हैं उनके पास जाएं, वो आपका ठीक से इलाज कर देगा। और बाकी तो एलर्जी है और वो चीज़ें हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। और बाहर ये चीज़ और है कि आप बाहर से आएँ तो तुरंत पानी ना पिए, इससे इम्यूनिटी घट जाता है और जो आपके यहाँ जो बैक्टीरियाज हैं वो अटैक करते हैं और तुरंत आपको फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि बाहर से आके तुरंत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप बाहर से धूप में आए और फ्रिज का पानी निकाल के पी लेते हैं तो फिर इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर ने आपको बताई हैं, उनका आप ध्यान रखें। देखिए आप कैसे बदलते मौसम में भी हंसते मुस्कुराते और कैसे एकदम साफ आवाज़ में बिना छींकते हुए कैसे आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पे एक और हम आपसे बात जानना चाहेंगे कि ये जो बदलता परिवेश, बदलता मौसम, तमाम ये जो चीज़ें हम करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं वो परेशान होते हैं। आपने चूँकि बता ही दिया है कि कैसे हम अपने बच्चों को भी और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें हम कैसे उनको बहुत हंसता मुस्कुराता हुआ रख सकते हैं। बच्चे की बात की है आपने, तो बच्चों में एक बात है कि कैसे दूध पिलाना है माँ को, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को लिटा के उसके साथ लेट के दूध नहीं पिलाना चाहिए, फिर वो कान में चला जाएगा जी। उसको ये बहुत थोड़ा बिठा के, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। जी हाँ, चलिए आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण बातों से हमें अवगत कराया, जानकारियाँ दी और लोगों को भी अवेयर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद प्रिया जी। धन्यवाद। हमारा ये कार्यक्रम बिहार बिहान बहुत पसंद आता होगा, तो हमें आपकी चिट्ठियाँ, आपके ख़त और आपकी ईमेल का हमेशा हमेशा इंतज़ार रहता है। तो आप फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि ये जो ख़तों का सिलसिला है वो लगातार जारी रहे। हमारा पता है बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। मुझे दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और बहुत सारी बातों के साथ। नमस्कार।